देखिए अपन 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 1.2 में आपको करना क्या क्या है। 1.2 में सबसे पहला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करना है क्वेश्चन नंबर, सब अपनी अपनी बुक्स निकालिए। बुक्स में देखिए आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 देखा है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। मतलब आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास में जैसे फर्स्ट दे रखा है 140, आपके पास में क्या दे रखा है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड करोगे, 2 में आता है आपके पास में आ जाता है 70, 2 में आ जाता है आपका 35 आ जाता है, 5 में आ जाता है आपके पास में 7 आ जाता है, फिर ये आ जाता है। मतलब 140 को आपको गुणनफल के रूप में लिखना 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, इस रूप में लिखना। तो ये तो एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग कर लोगे। अब इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास में क्या दे रखा है, क्या दे रखा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा आप लोग। आपके पास में दे रखे पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब आपको वही एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। फिर इसकी जांच करनी है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो जैसे आपके पास में फर्स्ट दे रखा है 26 मल्टीप्लाई 91, आपके पास में फर्स्ट दे रखा है 26, 26 मल्टीप्लाई 26 और 91, ये दे रखा है। सबसे पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 से करेंगे, 2 का इसका हो जाता है 13 और ये हो जाता है मेरे पास में ये 91 का करेंगे तो 9 और 1 10 होता है। सबसे पहले 7 बार में जाता है 13 7 91, फिर 13 बार में मेरे पास में ये आ गया। तो 26 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 13 और इसको लिख सकते हैं 91 को लिख सकते हैं अपन 7 गुणा 13। मेरा एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, यहाँ भी 2 आ रहा, यहाँ आपके 13 आ रहा है, यहाँ भी 13 आ रहा है। मेरा एचसीएफ क्या आ जाएगा 13 और मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम यहाँ भी 13 आ रहा है, यहाँ भी 13 आ रहा है, तो ये तो हो जाएगा मेरा 1 वाला। मतलब जो सबसे बड़ी घात आती है 13 की घात 1, 13 की घात 1, तो 13 की घात 1 आ गई, अब 2 की घात 2 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 7। मतलब जो आपके पास में कॉमन नहीं है तो उसको साइड में लिखना है, उसको भी गुणा करना है और जो कॉमन घात होती है उसमें सबसे बड़ी घात लिखनी है। ठीक है, जो कॉमन घात होती है उसमें सबसे बड़ी घात लिखनी है। तो आपके पास में क्या हो जाएगा आपके 13 तो 91 दुनिया आपके पास में क्या हो जाएगा 182, मेरा एलसीएम हो जाएगा। अब इसकी मेरे पास में जांच करनी है। जांच क्या करनी है, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब फर्स्ट संख्या क्या दे रखी है मेरे पास में, फर्स्ट संख्या दे रखी है 26, सेकंड संख्या देख क्या दे रखी है 91 और आपके पास में एचसीएफ क्या निकला 13 और एलसीएम क्या निकला 182। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो साइड में मैंने आपको सिखाया था कि अपन कैसे करते हैं। इसको देखो साइड में करेंगे 26 को 91 से मल्टीप्लाई करने का मैंने तरीका बताया। तो 6 को 1 से करोगे 6, 2 को 9 से करोगे मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके 18, 2 1 कम 2 और 9 6 54, 54 का हो गया मेरे पास में 56, 6 का 6 वापस 6 का 6, 18 में 5 जोड़ेंगे आपके पास में हो जाएगा 23, मेरे ये आ गया 23 66। अब मेरे पास में 13 को 182 से करना, 13 दूनी 26 का 6 हासिल आपका आ गया, हासिल आ गया 13 दूनी 26 का 6 हासिल का 2। 13 आपके पास में कितने होते हैं, 13 होता है आपके पास में 104। 104 में अगर आप 2 जोड़ते हो तो कितना हो जाता है 106, हासिल आ गया 10, 13 कम 13, 13 और 10 कितने होते हैं 23। मतलब आपके दोनों संख्या समान आ रही है, एलएचएस बराबर आरएचएस। मतलब जो आपने किया जांच करी है वो आपके क्या सही है। आपको ये जांच करनी थी, सबसे पहले ये करोगे फिर उसके बाद में जांच कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं मेरे पास में, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। 3 संख्याओं वाले मैंने एग्जांपल्स में करवाया था। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो एग्जांपल्स देखिए और इसको सोल्व कीजिए। अगर नहीं आए तो आप कमेंट्स कीजिए, हम आपको बताएंगे कि सर ये एग्जांपल्स नहीं आ रहा है, एग्जाम मतलब क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं, जो भी नहीं आएगा मैं हम आपको बोर्ड पे यहाँ पे ऑनलाइन यूट्यूब द्वारा बताया जाएगा। लेकिन एक बार आप कमेंट कीजिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे। क्वेश्चन नंबर 4 वाला भी एग्जांपल मैंने करवाया था। मेरे पास में 2 संख्याएं दे रखी 306 और दूसरी देखिए 657। इन दोनों का एचसीएफ क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है मेरे पास में इसका 9 और आपको 306 और 657 का एलसीएम निकालना। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 है। एचसीएफ आपके 9 अगर यहाँ पे गुणा में जाए तो वो भाग में जाएगा, 9 डिवाइड में। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे
तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा कि इनको कैसे सोल्व किया जाता है। आपके पास में दे रखा है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है क्या। मतलब अगर मैं 6n है, ये आप कभी 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। अब इसको ध्यान से देखिए, मेरे पास में दिया है कोई पूर्णांक है, कोई संख्या मेरे पास में, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 6n है। यहाँ पे आपको देखना है n क्या एक प्राकृत संख्या है, तो n प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, n बराबर 1 के लिए। n का मान अगर मैं 1 रखता हूँ, n का मान क्या रखता हूँ, तो n रखने पे क्या जाता है, n बराबर 1 के लिए क्या जाता है 6 की घात 1, तो अपन उसको 6 बोलते हैं। n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए क्या हो जाएगा आपके पास में 6 की घात 2, 6 की घात 2 को क्या बोलते हैं 36 बोलते हैं। अब n बराबर 3 के लिए, छह की घात 3 को अपन 216 बोलते हैं। उसी प्रकार n, अब आपने n बराबर 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, यहाँ भी लास्ट अंक 6 आ रहा है, यहाँ भी लास्ट अंक 6 आ रहा है, यहाँ भी लास्ट अंक 6 आ रहा है। मैं n बराबर 4 के लिए भी लेता हूँ, n बराबर 4 के लिए करेंगे अपन, तो इसको ध्यान से देखिए, 6 की घात 4, तो इसको 216 को अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की घात 4 आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 6 छंग 36, 6 कम 6, 6 3 9, और आपके पास में आ जाएगा 6 दूनी 12, मेरा आ गया 1296। मतलब कि मैं n बराबर 4 के लिए भी 6 आ रहा है, n बराबर 3 के लिए भी अंतिम अंक इकाई अंक 6 आ रहा है, n बराबर 2 के लिए भी 6 आ रहा है, n बराबर 1 के लिए भी मेरा इकाई अंक क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अतः हमेशा n के लिए अंतिम अंक 6 होगा। आपके पास में क्या 0 नहीं होगा, कि जांच कीजिए कि 0 पर समाप्त होगा ही नहीं होगा। ये हमेशा n के लिए अंतिम अंक मेरे पास में क्या होगा 6 होगा। 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखोगे, 6 रखोगे, कुछ भी रखोगे, आपके पास में क्या आ जाएगा अंतिम अंक 6 होगा। मतलब कि मेरे पास में कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये चीज प्रूव करनी थी आपके पास में, जांच करनी थी होता है या नहीं होता, मतलब ये नहीं होता है। अब आपके पास में ये वाला क्वेश्चन देखिए, व्याख्या करो कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब मेरे पास में बताओ ये भाज्य संख्याएं होती क्या है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आपके पास में होती है। अभाज्य संख्या है जिसमें मात्र 2 गुणनफल होते हैं, जिसमें 2 अभाज्य गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं, मात्र 2 अभाज्य गुणनखंड होते हैं। और भाज्य संख्या होती है जिसमें 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, और अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन से होते हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 कौन कौन से होते हैं, एक तो वो खुद, एक तो स्वयं, और एक आपके पास में अभाज्य गुणनखंड में कौन से 2 गुणन, एक तो वो खुद होता है और एक आपके पास में क्या होता है स्वयं होता है। एक तो एक होता है और एक आपके पास में होता है स्वयं। और भाज्य गुणनखंड में एक और स्वयं के अलावा भी अतिरिक्त गुणनखंड होते हैं। जैसे मेरे पास में संख्या दे रखी है, माना आपके पास में संख्या है क्या दे रखी है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब मेरे पास में देखो ये पूरा साथ में आएगा, क्योंकि ये सारा गुणा में, तो ये साथ में आना है। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें इसमें मेरे पास में 13 कॉमन आ रहा है, तो 7 गुणा 11 गुणा 1। अब 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 77 प्लस 1, मेरा क्या गया 13 गुणा 78। अब क्या ये भाज्य संख्या हो सकती है क्या, जिसके 2 गुणनफल आ रहे हो, जिसके 2 गुणनफल आ रहे हो, क्या वो भाज्य संख्या हो सकती है क्या, अभाज्य संख्या, क्या इसमें वो कोई अभाज्य संख्या हो सकती है। कि यहाँ पे मेरे पास में 13 गुणा 78 आ रहा है, और मेरे पास में अभाज्य संख्या बोलती है कि उसका मात्र या तो एक गुणनफल होगा या वो खुद स्वयं, या तो एक गुणनफल होगा या खुद स्वयं होगा। तो यहाँ पे 2 गुणनफल आ रहे हैं और एक तो है ये भी अलग से, तो मेरे पास में इसमें 3 गुणनफल आ गए। जिसके 3 गुणनफल आ जाए, मेरे पास में क्या है, इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है, तो भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। आया था आंसर समझ में। अब इसका दूसरा वाला देखिए, आपके पास में दे रखा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1 करके भी कर दो। अब
इस पूरे में से इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 5 बार लूंगा मैं। 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा प्लस 1। अब मेरे बाद मेरा एक गुणनखंड ये आ गया। अब इन सबको सोल्व करूंगा तो एक गुणनखंड हमेशा ये रहना है और एक अलग से गुणनखंड रखा है, तो इसमें भी मेरे पास में इसको गुणा करने की जरूरत ही नहीं है आपको। 7 गुणा मतलब इससे कोई ना कोई संख्या तो आएगी मेरे पास में, मुझे पता नहीं है लेकिन कोई ना कोई संख्या आएगी। मेरा एक 5 हो गया, एक ये संख्या आएगी और तीसरा मेरे पास में 1 हो गया। अगर 2 से अधिक गुणनखंड है इसमें भी 2 से अधिक गुणनखंड है तो भाज्य संख्या है। आगे होंगे एकदम आसान से सवाल है, दोनों के दोनों सवाल एकदम आसान है, इसको अच्छे से देखिएगा, आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आपके पास में 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं। एक तो आप बोल रहे हो कि 2 ही तो आ रहे, 2 नहीं आ रहे। पहले देखो 78 को भी तो होता है, और मानो अगर मेरे पास में 78 कोई इससे और नहीं होता तो 13 और 78 के अलावा एक भी तो आ रहा, तो 3 गुणनखंड हो गए। यहाँ भी 5 आ रहा है, ये आएगा और उसके अलावा एक और हो गया, मतलब मेरे पास में ये 2 से ज्यादा गुणनखंड है। इसको सोल्व कीजिए दोनों को।